नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्सेज के तहत इंडियन इकोनॉमिक्स के इस पार्ट में आज हम सेंसस के अगले पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने जनगणना के आंकड़े किए थे, जो कि साक्षरता, लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व और इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या से संबंधित थे। इस पार्ट में हम आज कुछ नए आंकड़ों को लेकर आए हैं, जो कि जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल मई 2020 में ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किए गए हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें आपके जनरल जीके की दृष्टि से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, जन्म दर, मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर के नवीनतम आंकड़े। और ध्यान रखिए, ये आंकड़े 2018 के लिए हैं, जो कि मई 2020 में जारी हुए हैं। ये जो जारी हुए हैं मई 2020 में, और इन्हें जारी कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किए गए हैं। यहां थोड़ी सी बात मैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की करना चाहूंगा। कौन होता है ये? एक तो जनगणना से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, चाहे वो साक्षरता के हो, चाहे वो लिंग अनुपात के हो, चाहे वो जनसंख्या घनत्व के हो, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जारी करता है। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? पहली बात तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। ये बात मैंने पहले भी पिछले पार्ट में आपको बताई थी कि जनगणना से संबंधित जो भी बातें होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में, इसकी स्थापना हुई थी, और जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष को कहा जाता है जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर। इसके जो सेंसस कमिश्नर है, देखो डॉक्टर शैलेश हुआ करते थे जनगणना 2011 के दौरान, अब नए बन गए हैं, और ये है विवेक जोशी। तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। अपने आप में ये क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, जन्म दर है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इसके जो आंकड़े हैं 64-65 से प्रारंभ हुए थे। एक लाइन लिख दीजिए, इस प्रकार के आंकड़े, किस प्रकार के? जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 64-65 में पहली बार जारी किए थे। पहली बार जारी किए थे। वर्तमान में जो एग्जामिनर है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, और फिर हम उन क्वेश्चंस का आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि जीके में कुछ भी पढ़ा जा सकता है, कुछ भी पढ़ना पड़ सकता है। ऐसा नहीं होता है। वास्तव में हमें क्वेश्चन पेपर को समझने की क्षमता पैदा करनी होती है, तभी हम इसे समझ सकते हैं।
तो इसी आधार पर आपने कुछ बातें ये जो मैंने बताई हैं इन्हीं का आपने ध्यान रखना है। अब मैं जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कंपैरिजन करके बताऊंगा। बहुत सारी असाधारण बातें हैं जिनको आपने छोड़ना भी है और कुछ बातें ऐसी है जो आपने ध्यान रखनी है। सारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके मैगजीन वगैरह, किताबों वगैरह में जो बवंडर बना रखा होता है वो नहीं पढ़ना होता है, ध्यान रखें। जैसे बताऊं उस तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं तीनों में कंपैरिजन करता हूं। तीन कॉलम बनाने हैं आपने। एक है जन्म दर, इसको आप कह सकते हो बर्थ रेट। दूसरा है मृत्यु दर, इसको आप कह सकते हो डेथ रेट। और तीसरी है शिशु मृत्यु दर, इसको आप कह सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये कहेंगे कि क्या होता है, ये है क्या। ये किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या, प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या समझने का प्रयास करें। 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से जिंदा कितने रहे, इसे कहते हैं जन्म दर, बर्थ रेट बोलते हैं इसको। और मृत्यु दर क्या होती है, ठीक इसी प्रकार का ही, देखिए सेम ऐसे ही लैंग्वेज है। किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या, मतलब मरने वालों की संख्या। अब इसमें सारे आ जाएंगे आपके। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने मरते हैं, क्लियर हुई बात सारी। ये होती है मृत्यु दर, और ये ओवरऑल सभी के लिए है, ध्यान रखना। वो जो है शिशु मृत्यु दर, ये केवल बच्चों के लिए है। इसे क्या कहते हैं, किसके माध्यम से इसको निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या है इसका फॉर्मूला, एक वर्ष से कम आयु के मृतकों की संख्या बटा में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या इंटू 100। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपने। देखिए, एक वर्ष से कम आयु के मृतकों की संख्या, तो ऑब्वियसली बात है एक वर्ष से कम है तो बच्चा ही है। आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे बच्चे जो मर चुके हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है, उनमें यदि जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या का भाग देंगे
और 100 से गुणा करेंगे तो हमें पता लग जाएगा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर का पता लगेगा। तो दोनों में अंतर रखना है आपने, एक ही मत कर देना। इसमें तो ओवरऑल सभी आ गए, इसमें तो जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है वो भी आ गया। क्लियर? और इसमें केवल बच्चों की बात हो रही है। तो ये शिशु मृत्यु दर है, ये मृत्यु दर है और ये जन्म दर है। अब देखिए, अब हमें बात करनी है कि ये है कितनी। दूसरा लिखिए, वर्तमान में कितनी है। और वर्तमान में यदि हम बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए बात कर रहे हैं? 2018 में। 2018 में ये कितनी है? ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों आंकड़े। 20.0 प्रति हजार, 20.0 प्रति हजार, ध्यान रखना है ये। और ये जो है ये है 6.2 प्रति हजार, और ये है 32 प्रति हजार। ये नवीनतम आंकड़े हैं हमारे सामने, लेटेस्ट यही आए हैं मई 2020 में। यहां जो आपने दो बातें और ध्यान रखनी है। दो बातें ये है कि शहरी और ग्रामीण, शहरी में कितनी है और ग्रामीण में कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में बनने लगे हैं। और यहां भी आपने शहरी और ग्रामीण का क्राइटेरिया ध्यान रखना है। शहरी, ग्रामीण। अब देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। इसमें जो आंकड़ा है 16.7 और ये है 21.6। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आंकड़ा याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जन्म दर ज़्यादा है, जबकि शहरी क्षेत्र में जन्म दर कम है। ऐसी ही स्थितियां यहां देखने को मिलेगी। जैसे हम मृत्यु दर की बात करें, 5.1 है और 6.7 है। 5.1 हो गए, 6.7 हो गए। तो देख लीजिए मृत्यु दर जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र में कम है। इसी तरीके से शिशु मृत्यु दर, ये है 23 और ये है 36। यहाँ भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण में ज़्यादा है, शहरी में कम है। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे ज़्यादा शहरी की दृष्टि से देखें तो यूपी और यहाँ पर बिहार। इसी तरीके से यदि यहाँ हम देखें तो दोनों में आएगा छत्तीसगढ़। और इधर देखें तो दोनों में आएगा मध्य प्रदेश, एमपी। देखिए यहाँ पर जो नवीनतम जो क्वेश्चन बन रहे हैं वर्तमान में, पहले तो डायरेक्ट आता था लेकिन अब थोड़ा सा अंदरूनी बातें पूछने लगे हैं। जैसे आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा, किस राज्य में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किस राज्य में शहरी जन्म दर सबसे ज़्यादा है? किस राज्य में शहरी जन्म दर सबसे ज़्यादा है? यूपी में। किस राज्य में ग्रामीण जन्म दर सबसे ज़्यादा है? बिहार। किस राज्य में शहरी मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है? छत्तीस। इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन बनने का क्राइटेरिया मैंने बता दिया। ज़्यादा आंकड़ों के जाल में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम ये कहें 16.7 है, 21.6 है, तो इसको इस तरीके से याद कीजिए भाई, ये 17 के आसपास है, ये 21 के आसपास है, ये 5 है, ये 6.5 है, ऐसे याद करना है इसको आपने।
क्लियर हुई बात सारी। अब मैं बात करूंगा कि ओवरऑल मतलब ऑल इंडिया लेवल पर सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांटूंगा और यहाँ एक छोटी सी नवीनतम बात और करूँगा मैं कि आंकड़ों में छोटे राज्य और बड़े राज्य ये क्राइटेरिया भी डिसाइड किए हैं, तो आपने उनका भी ध्यान रखना है। सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जितने बताऊं उतने ही पढ़ने हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अखिल भारतीय स्तर पर स्थिति। इसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर यदि हम स्थिति देखें तो यहाँ पर हमें एक तो राज्य का क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, राज्य, और एक हमें क्राइटेरिया लेना पड़ेगा यूनियन टेरिटरी। मैं इसको यूटी लिख रहा हूँ। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। इसी तरीके से यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, दो बातें ध्यान रखनी है, राज्य और यूनियन टेरिटरी। और शिशु मृत्यु दर में भी राज्य और यूनियन टेरिटरी, ये ध्यान रखना है। आपने राज्यों में दो क्राइटेरिया डिसाइड करने हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया? जैसे एक बड़े राज्य और छोटे राज्य। बड़े राज्य और छोटे राज्य, दो क्राइटेरिया आपने डिसाइड करने हैं। इसी तरीके से यहां भी बड़े राज्य और छोटे राज्य, बड़े राज्य, छोटे राज्य, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। और फिर यहां पर एक तो हम बात करेंगे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कहां है, और एक हम बात करेंगे मिनिमम। तो सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। जैसे इधर हमने लिखा तो जन्म दर के बारे में आ गया, और इधर हमने लिखा केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में आ गया, कम ज़्यादा सब हो गया। करते हैं बात इसकी हम। जैसे सबसे पहले हम जन्म दर की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा में हम राज्य की बात करेंगे। राज्य की बात करेंगे तो बड़े राज्य कौन से हैं, छोटे राज्य कौन से हैं? बिहार है, यूपी है, एमपी है। तो आपने ये तीन तो याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? और इधर जो है छोटे राज्यों में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये है। और मिनिमम में हम बात करें, बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में गोवा। अब केंद्र शासित प्रदेशों में यदि हम जन्म दर को देखें, ये कैसी है?
सबसे ज़्यादा जो है ये है दादर नागर हवेली, सबसे ज़्यादा दादर नागर हवेली है, और सबसे कम जो है अंडमान निकोबार। अब आइए, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जो राज्यों को इसने डिसाइड किया है बड़े और छोटे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपसे इस तरीके से पूछेगा कि छोटे राज्यों की दृष्टि से, छोटे राज्यों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ है? छोटे राज्यों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ है? मेघालय में। बड़े राज्यों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ है? बिहार में। बड़े राज्यों की दृष्टि से सबसे कम जन्म दर कहाँ है? केरल में। ऐसे बनेगा। या ओवरऑल आपसे पूछ ले, निम्न में से किस राज्य में जन्म दर सबसे ज़्यादा है, तो आपके ऑप्शन दे देगा, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। तो क्या आ जाएगा? मेघालय, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। हाँ, मिनिमम में आप एक एक याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतम में आप ये तीन तीन याद रखोगे। मैं अभी पिछले आपके एग्जाम देख रहा था, उसमें जो अधिकतम है उसको यदि पूछा गया है तो तीन तीन के क्राइटेरिया में भी पूछा गया है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको आप अलग कर लें ताकि आप उलझ ना जाएं। इस तरीके से आप थोड़ा इसको अलग रखें। अब मैं मृत्यु दर की बात करने जा रहा हूं कि बड़े राज्य का कौन से हैं और छोटे राज्य कौन से हैं। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल। तो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा मृत्यु दर कहां है? छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में। और छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये छोटे राज्यों में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरीके से कम की बात करें तो मैं मृत्यु दर के संबंध में कुछ बातें बताना चाहूँगा। तीन देखिए, दिल्ली में सबसे कम मृत्यु दर है। अब दिल्ली में विधानसभा भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसी तरीके से J&K व लद्दाख, इसमें सेम है। ऐसे कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें सेम है? तो J&K और लद्दाख में सेम है। यहाँ मैंने जानबूझकर आपको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में इसको लिया है, इनको छोड़कर, और ये है झारखंड में। यदि राज्य पूछ लें तो फिर झारखंड आएगा। यहाँ क्लियर हुई बात सारी। यहाँ हम देखेंगे छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में होगा नागालैंड। अब हम यूनियन टेरिटरी का देखते हैं कि मृत्यु दर सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ है। पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है और दादर नागर हवेली में सबसे कम है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो दिल्ली है, J&K है, लद्दाख है, इनको अलग रखा गया है। और इनको आप अलग वैसे भी रख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको कह दिया अभी J&K और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश साथ में हैं, लेकिन वास्तव में हम जो आंकड़े पढ़ रहे हैं वो हम 2018 के पढ़ रहे हैं। और 2018 में J&K एक राज्य था। लद्दाख का क्राइटेरिया थोड़ा अलग शामिल किया गया। इस कारण से ये कहा गया कि J&K और लद्दाख इनके सेम है, और दिल्ली भारत की राजधानी है, इस कारण से इसको एक राज्य की दृष्टि से देखा गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो पुडुचेरी में है, और सबसे कम मृत्यु दर दादर नागर हवेली में है, क्योंकि हम 2018 के आंकड़े पढ़ रहे हैं। क्लियर हुई ना बात सारी। J&K और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है 2019 में दिया गया था, और हम आंकड़े 2018 के पढ़ रहे हैं। दिल्ली
भारत की राजधानी क्षेत्र में आता है, इस कारण से इसको राज्य की दृष्टि से शामिल किया गया है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है। तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? पुडुचेरी में। और सबसे कम मृत्यु दर दादर नागर हवेली में है। ये तीन तीन के क्राइटेरिया आपने ध्यान रखने हैं। अब इसको भी आप अलग कर दीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं शिशु मृत्यु दर की। इसकी चर्चा करेंगे हम। एमपी, यूपी, असम व छत्तीसगढ़, इन दोनों में सेम है, ध्यान रखना, दोनों में सेम शिशु मृत्यु दर है, असम और छत्तीसगढ़। कई बार बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन आ जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिसमें शिशु मृत्यु दर समान है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। और छोटे राज्यों में हम देखें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। और यहाँ मिनिमम में हम बात करें तो सबसे कम है केरल में और इधर है नागालैंड। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर जो यूनियन टेरिटरी में है वो है दमन व दीव। और सबसे कम जो है ये है अंडमान निकोबार में। यहाँ पर सबसे कम मृत्यु दर है। तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन व दीव। और सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। इसी तरीके से चाहे राज्य पे क्वेश्चन पूछ ले, चाहे छोटे राज्य पर क्वेश्चन पूछ ले या ओवरऑल पूछ ले, जो भी है उसके पूछने का तरीका आपके सामने है। क्लियर हुई बात सारी? तो बगैर कंफ्यूजिंग के, जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो गड़बड़ी करोगे वो इस टाइप के क्वेश्चन में करोगे। जैसे आपसे कह दे कि निम्न में से किस राज्य में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है? निम्न में से किस राज्य में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है? और ऑप्शन में आपके दे दे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। इस तरीके से दे दो। फिर आपको क्या टिक करना पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर, उसमें तो छत्तीसगढ़ भी तो है। लेकिन छत्तीसगढ़ ऑप्शन में तो नहीं आया ना। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया है उसमें आपके आंकड़े तो फिट बैठ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से आपने उस क्वेश्चन के साथ न्याय करना है। क्लियर हुई बात सारी? बस ये ऐसे याद रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं उलझना है। ठीक है? ये जो ऊपर के जो पोर्शन है यहाँ तीन तीन आपको याद रखने हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब जो है हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए विश्लेषण, एनालिसिस। और एनालिसिस के लिए 3 ईयर डिसाइड करने हैं हमने। एक तो 1971, आप जानते हो, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था
कि 1971 को जनसंख्या का महान छलांग वर्ष कहते हैं, जंपिंग ईयर। एक हम बात करेंगे 2009 की और एक हम बात करेंगे 2018 की। इसी तरीके से मृत्यु दर में भी हम यही ईयर रखेंगे, 1971, 2009 और 2018। यहां भी यही क्राइटेरिया है, 1971, 2009 और 2018। अब आप आंकड़े देखिए। आइए सबसे पहले हम जन्म दर की बात करते हैं। 36.9, 22.5 और 2018 में कितनी है, 20.0। देखिए क्या एनालाइज करोगे, 1971 में 36.9, 2009 में 22.5, 2018 में 20.0। मतलब भारत में जन्म दर घटती जा रही है। तो आप इस तरीके से एक लाइन खींचकर ये कह सकते हो, घटता स्तर, घटता क्रम भी कह सकते हो, ऐसे पूछा जाता है। तो भारत में जन्म दर जो है घटता जा रहा है। कथन सत्य असत्य में इस टाइप के क्वेश्चनों की भरमार होती है। और आपने इसी तरीके से जो आपका एनालिटिकल सिस्टम है उसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1971 में जन्म दर 36.9 थी, 2009 में 22.5 थी। आप तो ये 2018 वाला लेटेस्ट आंकड़ा ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, जो आप गलतियां करते हो उसी को बता रहा हूं, वो गलती नहीं करनी आपने। इन आंकड़ों को नहीं याद करना, लेकिन ये आंकड़े बोल क्या रहे हैं वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। हमें पता लग गया कि जन्म दर घटती जा रही है। अब कथन सत्य असत्य में आपको डाल देगा कि जन्म दर पहले बढ़ी थी, फिर घटी, फिर बढ़ी, जबकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके सामने। क्लियर? अब मैं बात करूंगा मृत्यु दर की। 14.9, 7.3, 6.2। देख लीजिए, 14.9, 7.3, 6.2। तो ये भी क्या है, घटता क्रम। अब मैं बात करूंगा शिशु मृत्यु दर की। 129, 50, 32। अब आप देखिए, 129, 50, 32, घटता स्तर। अब आप एक बात नोट कीजिए कि 1971 के बाद 2009 में हमने देखा तो 22.5 आ गई, तो एक तरीके से काफ़ी एकदम से नीचे आई। 14.9, 7.3 मतलब लगभग आधे पर आ गई 2009 में, और 129 फिर 50 पर आई। इसका मतलब ये हुआ कि 1971 के बाद, जिसको हम जंपिंग ईयर बोलते हैं, जहां पर जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के काफ़ी प्रयास किए गए थे। कुछ नीतियां ऐसी बनाई गई थी 1971 के बाद में कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। तो आपके सामने है, ये आंकड़े हमें ये बयान करते हैं, और ये घटते रहे। सीधा भी याद रह जाएगा क्योंकि तीनों में घटता स्तर ही है। क्लियर हुई बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से संबंधित जो बातें थी वो कंप्लीट हुई।
अब मैं एक छोटी सी बात और करने जा रहा हूं जो औसत आयु से संबंधित है। जीने की औसत आयु, जिसको हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। और आप कह सकते हो जीने की औसत आयु से संबंधित, मतलब व्यक्ति जो है कितना जीता है, जीने की औसत आयु से संबंधित। एक बात तो ये होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके जो नवीनतम आंकड़े हैं ये भी एक तरीके से आपके करंट से रिलेटेड हैं। ये आए हैं मार्च 2020 में, नवीनतम आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों का जो सार निकला है वो ये है कि भारत में जीवन प्रत्याशा में संतोषजनक वृद्धि हुई है। ध्यान रखें, संतोषजनक वृद्धि। इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल होते हैं और कोई हैरत की बात नहीं है। आपसे पूछ लिया जाता है कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत में जीवन प्रत्याशा के संबंध में क्या कहा गया है, गिरावट, उच्चतम स्तर, संतोषजनक वृद्धि, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो एक लाइन लिख दीजिए। पहली बात तो ये जो नवीनतम आंकड़े जो है ये 2013-17 के लिए है। ध्यान रखें 2013-17 के लिए है ये। और क्या परिणाम है इनका, भारत में जीवन प्रत्याशा में संतोषजनक वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे कितनी है 2013-17 के लिए, 69 वर्ष। तो भारत में जीने की आयु कितनी है, 69 वर्ष। इसमें भी पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है। ओवरऑल 69 वर्ष और पुरुष और महिला की अलग अलग बात करेंगे तो पुरुषों के लिए है 67.8 वर्ष और 70.4 वर्ष। यहां पर आपके सामने एक बात आ रही है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा जीवन जीती है। ध्यान रखें, ये लाइन मैं आपको हंसी में बोल गया हूं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं के जीने की आयु पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। लिख दीजिए एक लाइन। अर्थात भारत में महिलाओं के जीने की आयु पुरुषों की तुलना में अधिक है। क्लियर? आइए अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। ओवरऑल बस इतना ही ध्यान रखना है आपने। स्थिति मैक्सिमम और मिनिमम। केरल, जे&के, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जीने की आयु केरल में है। आप एक भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे कम जो है ये यूपी में है। तो जीवन प्रत्याशा सबसे कम कहाँ है, यूपी में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में है। और है कितनी,
69 और महिलाओं के जीने की आयु पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। नवीनतम आंकड़े हैं मार्च 2020 के हैं ये, और 2013-17 के लिए है, ये ध्यान रखें, 2013-17 के लिए है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत सेंसस के पार्ट को कंप्लीट किया है। सेंसस का पार्ट हमने 3 चरणों में इसको लेकर रखा है। एक तो हमने इसके बैकग्राउंड पर चर्चा की थी, दूसरा हमने उसके आंकड़े किए थे, और तीसरा हमने जो मई 2020 और मार्च 2020 में जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उनको हमने अलग पार्ट में लेके चले हैं। अलग पार्ट में लेने का मतलब ये भी है कि ये जो क्वेश्चन है इनके आने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। इसके अगले पार्ट में हम आर्थिक नियोजन पर चर्चा करेंगे, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है, और इसमें भी कुछ नवीनतम बातें हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी एवज में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या प्रारंभ किया, क्या चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट में, ये बातें हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।